हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुकुम भारद्वाज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग अपलोड की हुई है और एक ये नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग, कुछ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, या हेपेटाइटिस बी में हमें क्या खान पान या क्या डेली रूटीन रखना चाहिए उसके रिगार्डिंग जानकारी दी हुई है। ये जो नया वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, ये कई सारे मुझे कमेंट्स आए और कई सारे क्वेश्चंस, और ज़्यादातर जो भी पेशेंट मुझे कॉल करते हैं वो सबसे ज़्यादा पुटअप होने वाला ये क्वेश्चंस है, या इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कॉल्स आते हैं मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। और क्योंकि बेसिकली मैं हर एक पेशेंट का ऑन कॉल रिसीव नहीं कर सकता और ना ही आंसर्स दे पाता हूँ, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा एक पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, वो उन पेशेंटों को जिनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अनमैरिड हैं, उनका एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर, क्या हमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, क्या हम शादी कर सकते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा उठने वाला ये क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग वैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें एज ए कंडीशंस डिपेंड करता है। मैंने बताया कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट स्टेज का हेपेटाइटिस है और एक्टिव स्टेज में है उसका वायरस, तो वो उसको एडवाइस यही रहेगा कि उस दौरान वो शादी ना करे, है ना। क्योंकि उस दौरान कंडीशंस ये होती है कि वायरस स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उस कंडीशन में वायरस स्प्रेड होता है ना। और अगर किसी पेशेंट को, जैसे किसी पेशेंट को, और वो टाइमिंग क्या होता है, जैसे आज किसी पेशेंट को पता चला कि उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो कम से कम उसको 9 मंथ तक अवॉइड करना चाहिए शादी के लिए, क्योंकि उस 9 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। वैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी वायरस ऐसा ही नहीं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही द्वारा ट्रांसफर होता है, बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट स्टेज का हेपेटाइटिस है तो बाई स्वेटिंग भी ट्रांसफर हो सकता है। जनरली मैंने पहले में वीडियो में भी बताया हुआ है कि कई फैमिलीज में ऐसा देखा गया है कि एक भाई को है तो दोनों भाइयों को भी है, फादर को भी है, मदर को भी है, सिस्टर को भी है। तो वो कई सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के द्वारा भी जाता है, बाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, और भी कई सारी बाई स्वेटिंग भी जाता है ना। कई बार मैंने आपको बताया कि हम घर में ऐसे हैं कि एक दूसरे के नेल कटर्स यूज करते हैं, या जो डेली यूजेस सामान है वो एक दूसरे का यूज करते हैं। तो कई बार ऐसी अगर एक्यूट स्टेज में है तो ऐसे भी ये वायरस जा सकता है, पहले मैंने बताया हुआ है। लेकिन जिन पेशेंटों को 9 मंथ से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो गया और उनको पता चल गया है, उनको डेफिनेटली मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि उनसे ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो वायरस है वो अनएक्टिव स्टेज में होता है और वो आराम से शादी कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके पार्टनर को भी ये वायरस नहीं जाएगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको ये 100% दूं, लेकिन 5%, 95% नहीं जाएगा। 5% ऐसा है कि अदर कंडीशंस की डायरेक्ट आपके पेशेंट को निडल लग गया और वही निडल दूसरे पेशेंट को जाके लगेगा, तो चांसेस की बात हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में जो वायरस है वो इतना इफेक्टेबल नहीं होता क्रॉनिक स्टेज में कि वो दूसरे को ट्रांसफर हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने उसके लिए भी बताया हुआ कि फिर एक और क्वेश्चन आता है पेशेंट का कि सर, जैसे हमने शादी कर ली तो क्या हम बच्चे प्लान कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप आराम से बच्चे प्लान कर सकते हैं, बच्चे में भी ट्रांसफर नहीं होता है। जिन मदर को है, ज़्यादातर ये केसेस देखने को मिलते हैं कि मदर से बच्चे में होने के ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मदर का ब्लड है वो बाई फीटस बाई जाता है बच्चे में। तो उस कंडीशन में बच्चे को मैंने पहले बताया हुआ है कि एक इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन होते हैं, जिसका काम होता है कि जो बच्चा है उसमें सडनली इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। मतलब अगर वो हमने उस वैक्सीन को बच्चे में लगाया जाए और वो 12 घंटे के अंदर लगवा जाता है, तो अगर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन बच्चे को 12 घंटे के अंदर दिया जाए, उसके साथ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाए, तो बच्चा लाइफ टाइम सेफ रहता है। और उसको क्या होता है कि जो वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी हैं वो एक्टिव स्टेज में प्रोड्यूस होती हैं, और उस कंडीशन में जो वायरस है वो बच्चे को इफेक्ट नहीं करता, और वायरस जो एंटीबॉडी है वो वायरस को वहीं पनपने नहीं देती।
तो सबसे जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी पेशेंट को, किसी मदर को है जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है कोई मदर, तो उसका है कि वो अपने जो भी डॉक्टर से, जो भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो भी सर्जन हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करें और उनसे ये एडवाइस लें। वो इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन के लिए एडवाइस ले सकते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन अगर बच्चे को लगाया जाए तो बच्चा आराम से लाइफ टाइम के लिए सेफ है। हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं होता है 100%, मैंने पहले ही बोला था 100% ऐसा नहीं होता है कि मदर से बच्चे में जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन 50% कंडीशन में अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन लगवाया जाए बच्चे को 12 आवर के अंदर और उसके साथ ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी लगवाया जाए तो बच्चा लाइफ टाइम के लिए सेफ है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो है, एक और सबसे मेन जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, तीसरा है कि सर क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या नेगेटिव होता है। एक्यूट का तो सुना है, क्रोनिक हेपेटाइटिस मैंने देखो कम से कम 20-25-50 रिपोर्ट्स अपनी FB ID पे, यूट्यूब पे पेशेंट के नंबर भी छोड़े हुए हैं, पेशेंट का मैंने कॉल पे भी बात करा चुका हूँ, है ना। और मैंने पेशेंट को डायरेक्ट, मैंने हर एक मेरी अपनी एक हर एक वीडियो में मैंने बोला हुआ है क्रोनिक हेपेटाइटिस भी नेगेटिव होता है, लेकिन मेरे यहाँ मैंने आपको बताया कि पहले मैं HbA1c की क्वांटिटी कराता हूँ, हर 2 महीने पर टेस्ट रिपीट कराता हूँ। आपको खुद दिखेगा कि भाई रिलीफ हो रहा है नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट ये है, मैं ये क्लियरली हर वीडियो में बोला, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं मेरे यहाँ जिनको ठीक नहीं हुए, क्रोनिक हेपेटाइटिस से नहीं हुए ठीक, लेकिन वो एक कंडीशन डिपेंड करती है। अगर पेशेंट सही से डाइट फॉलो ना करे, सही से डेली रूटीन फॉलो ना करे तो उनमें ये कंडीशंस आती हैं, वरना हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी डेफिनेटली पूरी तरीके से नेगेटिव होता है, ठीक है। और मैंने उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट भी बताए हुए हैं, है ना। मैंने ये, हाँ, कई सारे पेशेंटों को ये लगता है अरे भाई कि कुछ ऐसा है कि भाई सर झूठ बोलते हैं, पैसे के चक्कर में झूठ बोलते हैं या पेशेंट को, ऐसा नहीं है मेरा। मैंने ये भी पहले भी बताया हुआ है, मैंने ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है। किसी पेशेंट को ऐसा लगता है वो वहाँ से भी वो ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकता है। डेफिनेटली क्रोनिक हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमेशा एक, हाँ, लेकिन वो तभी पॉसिबिलिटी है, देखो मैंने पहले भी बताया था कई सारी कंडीशंस होती हैं। अब मैंने हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिजीज है, अब ऐसा है कि किसी को पॉजिटिव हो गया, हो सकता है उसको बीच बीच में नॉर्मल डिजीज भी होती है, तो जितनी भी मैंने डेली रूटीन पहले बताया वो सब डिस्टर्ब करता है। अगर पेशेंट का सब कुछ सही रहे, मतलब पेशेंट अगर बीमार ना पड़े, उसका डेली रूटीन सही रहे, डाइट अच्छा रहे, प्रॉपरली मेडिसिन खाए, प्रॉपरली मेडिसिन इफेक्ट करे, डेफिनेटली क्रोनिक हेपेटाइटिस बी भी पूरी तरीके से ठीक होता है, हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिव आता है ना। लेकिन कई सारे पेशेंट में ये है कि उनका डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है या बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या जो डेली रूटीन किसी भी चीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी डिजीज का, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि उनको हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को नेगेटिव करने में परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। तो यही एक छोटा सा था कि 2 क्वेश्चंस ज़्यादा थे और इनके लिए बारी बारी से कॉल्स आते थे, तो मैंने कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कुछ नया कुछ रहेगा अगले कोई, तो अगली फिर वीडियो में मैं मिलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा।